जय हिंद बच्चों। अगला टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन क्या सिर्फ लिखने से ही आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा? आई होप नहीं। तो कैसे समझेंगे इसको, देखते हैं बहुत अच्छे वे में, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बोहर ने मॉडल क्यों दिया था वो तो मैंने लिख दिया है। बोहर ने मॉडल इसलिए दिया था कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम किया जा सके, और बोहर ने इसमें इस बात का ध्यान रखा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए, और इसी वजह से ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। कैसे? इनके पोस्टुलेट्स के बाद इनके एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं। बोहर थ्योरी को देखते हैं और इसके पोस्टुलेट्स को समझते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट्स का मतलब वो स्टेटमेंट जो किसी पर्सन ने अपनी थ्योरी में दिए हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी थ्योरी को क्या करने के लिए, सबसे एक्सेप्ट कराने के लिए। तो जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स which revolve around the nucleus just in a way as earth revolve around the sun। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस भी था। आप जानते हैं कि सन के अराउंड जो अर्थ का पाथवे है दैट इज नॉट कंप्लीटली सर्कुलर, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को फॉलो कर रहा था, जिसे आगे चल के बोहर ने ऑर्बिट का नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट का नाम दिया, वो पूरी तरीके से क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो आई थिंक पहला पोस्टुलेट आपको बहुत हद तक क्लियर है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं इनके बीच में फोर्सेस कौन से काम करती हैं। तो फोर्सेस के लिए जो पोस्टुलेट बोहर ने दिया कि द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसके ऊपर न्यूक्लियस कौन सी फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये था बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लगा रहा है बाहर की तरफ जाने के लिए, वो फोर्स इक्वल है किसके, न्यूक्लियस से लगने वाले पुल के। यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अंदर की तरफ भाग रही है, अंदर की तरफ जा रही है, वो और कुछ नहीं है, वो न्यूक्लियर फोर्स है। या हम सिंपली बोलें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटसाइड जा रही है इलेक्ट्रॉन को लेके, वो बराबर किसके है, न्यूक्लियर फोर्स के। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का घूमना क्या है, स्टेबल है, कांस्टेंट है। तो ये था बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। इसके बाद हम देखते हैं बोहर का थर्ड पोस्टुलेट। देखो, ये हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिट होती है, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, ये मैं भी जानता था जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि ऐसा नहीं है। देखो, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो अगर बीच में न्यूक्लियस है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पहले ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एज पर द बोहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है पहली ऑर्बिट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ एक ऑर्बिट है या एक इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम के पास एक ही ऑर्बिट होगी। इस एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होती हैं, इतनी जितनी आप सोच भी नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो आखिर हम सिर्फ एक की बात क्यों करते हैं?
हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास 50 कमरे का कोई मकान है, दैट डजंट मीन्स कि आप वो 50 कमरे में एक साथ रह सकते हैं। अगर 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप फ्लोर नंबर 1 पे रह रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि पर्सन फ्लोर नंबर 1 पे है, न कि पर्सन फ्लोर नंबर 50 पे है। लेकिन अगर आप फ्लोर नंबर 50 पे हैं तो हम ये कहेंगे कि फ्लोर नंबर 1 को क्रॉस करते हुए वो फ्लोर नंबर 50 तक जा चुका है। इट सिंपली मीन्स कि आप जहां पे रहते हैं वहीं आपकी ग्राउंड स्टेट है, बाकी सब क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, जो इसके पहले हम लोगों ने बात की है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बोलें कि अगर इतनी सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो हम ये बोलेंगे कि इनका तीसरा पोस्टुलेट था कि आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट्स present in a system electron will be present only in those orbits whose angular momentum is quantized। मतलब इनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होगा। अब कैसे फिक्स्ड होगा इसको मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं, बट पहले उसके फॉर्मूला देख लीजिए। mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। मास आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है, r रेडियस है, n क्या है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, आपको पता है। तो चलो हम देखते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियस को ले लें और उसके आसपास की सारी ऑर्बिट्स को ले लें, तो याद रखिएगा कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 1, सेकंड के लिए n की होगी 2, थर्ड के लिए होगी n की 3 और फोर्थ के लिए होगी n की 4। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो हमारा आंसर आएगा mvr इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए h/2π, mvr इज इक्वल टू h/π सेकंड के लिए, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, mvr इज इक्वल टू 3h/2π और mvr इज इक्वल टू 4h/2π। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, या 2h/π भी बोल सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का इतना होता है तभी वो इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे घूमेगा, अदरवाइज और कहीं नहीं घूमेगा। अगर इस वैल्यू से थोड़ा सा भी हम डिफर करते हैं, जैसे सपोज करो कि अगर इसकी वैल्यू आ रही है 50, सॉल्व करने पे इसका आंसर 50 आता है, और हम बोलते हैं कि हमारे पास 48 की एनर्जी है, ये वहां पे प्रेजेंट रह ही नहीं सकता, ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर हम ये कहते हैं कि एनर्जी ऊपर जाने पे थोड़ी कम हो रही है, इसकी एनर्जी 40 है, सेकंड ऑर्बिटल की ऑर्बिट क्या है, एनर्जी 40 है, मतलब एनर्जी जो इसने गेन की वहीं इसको क्या करनी है, लूज करनी है आगे ऊपर जाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्साइटेशन एमिशन के दौरान, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि अगर हमने ये कहा कि इसके लिए एनर्जी 50 है, इसके लिए एनर्जी 40 है, और अगर मैं आपको एनर्जी 41 दे रहा हूं या 39 दे रहा हूं और आपसे पूछता हूं कि क्या ये वहां पे जाएगा, आपका आंसर होगा नो, ये वहां नहीं जाएगा। और अगर जाता भी है तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये 40 पे ही एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स कि हर ऑर्बिट के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी फिक्स्ड है, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, जो कि बोर का चौथा पोस्टुलेट है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड that is the lowest energy for that orbit, that is the lowest energy for that orbit। इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस पोटेंशियल एनर्जी पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी, और किसी भी ऑर्बिट के लिए क्या होगी, फिक्स्ड होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एनर्जी इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। तो इस पूरे को मैं फिर से वाइंड अप करता हूं। अगर मैं देखूं तो तीसरे में ये होता है कि आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम
इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट ओनली इज दोर ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम्स आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड, ये वैल्यू फिक्स्ड होगी, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। दैट मीन्स अगर पहली ऑर्बिट के लिए मैं एनर्जी 40 ले रहा हूँ या 50 ले रहा हूँ, सेकंड के लिए अगर 50 ले रहा हूँ, थर्ड के लिए 60 ले रहा हूँ, फोर्थ के लिए 70 ले रहा हूँ, आपको कोई इलेक्ट्रॉन 40 से 50 तक ले जाना है तो आपको वो 10 का डिफरेंस देना पड़ेगा। अगर आप 54 पे ले जाना चाहें कि हम 54 कुदा के यहाँ पे ले जाएं तो वो नहीं पहुंचेगा, वो यहीं पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास ऊपर वाले ऑर्बिट में जाने की एनर्जी नहीं है। और अगर आप ये सोचें कि हम 46 दे के इसको यहाँ तक भेज दें बीच में कहीं, तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये वापस 40 पे चला जाएगा। 40 अगर चाहिए तो 40 ही चाहिए, 50 अगर चाहिए तो 50 ही चाहिए, अगर 60 है तो 60 चाहिए और 70 है तो 70 ही चाहिए। इवन फ्रैक्शंस में भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वरना इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ के ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। दिस इज द बोहर्स पोस्टुलेट। ठीक है, इसके बाद एक पोस्टुलेट और है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फाइंड इट आउट। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था बोहर का, वो ये था कि अगर हम किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड ढेर सारे ऑर्बिट्स बनाते हैं, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, और इस हर एक ऑर्बिट को हम लोग नाम देते हैं स्टेशनरी स्टेट। क्या नाम देते हैं बेटा, स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये वही शेल है जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, दैट इज KLMN शेल। अगर हम इसको K शेल बोलते हैं तो इसको L शेल बोलेंगे, इसको M बोलेंगे, इसको N बोलेंगे। ये शेल्स ही हैं, ये कुछ और नहीं है जो आप पढ़ के आए हैं। और इसको हम यहाँ पे क्वांटम नंबर्स में ट्रीट करेंगे, वो क्वांटम नंबर जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अगर एनर्जी को पाएंगे तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट, मतलब जहां पे वो बैठे हैं पहले से मौजूद हैं, वहां से उठ के अपनी ऊपर वाली स्टेट में जाएंगे। जैसे जब आप प्रमोट होते हैं तो आप क्लास 9 से क्लास 10th में, क्लास 10 से 11th में आते हैं, आप प्रमोट होके 11 से 12th में नहीं जाते। लेकिन अगर आपको डिमोट किया जाएगा तो आप 11 से 10th में जाएंगे। सेम फिनोमेनन यहाँ पे भी काम करता है। और कैसे काम करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n = 1 में प्रेजेंट है तो याद रखिएगा वो n = 2 में भी जा सकता है, n = 3 में भी जा सकता है, n = 4 में भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन n = 2 में प्रेजेंट है तो वो वापस n = 1 में नहीं आ सकता, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट जो है वो n = 2 है। तो याद रखिएगा कि पोस्टुलेट यही था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट इज कंप्राइजिंग ऑफ स्टेशनरी स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है वही क्या है, उसकी स्टेशनरी स्टेट है, और उस स्टेट को वो छोड़ के नीचे नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है अपॉन गिविंग द एनर्जी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं बोल देता हूं आपको कि अगर आपके पास फिक्स्ड है एनर्जी तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर जाने पे एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। दैट मीन्स कि इफ यू विल increase the distance of electron from nucleus, energy will decrease, energy will increase। और अगर एनर्जी इंक्रीज करती है तो सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन n = 1 में है और जो इलेक्ट्रॉन n = 4 में है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है तो आपका आंसर क्या होगा, n = 1। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी को समझने में यूज करेंगे। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं होता, सभी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जरूरत होती है उस कॉन्सेप्ट को ऐड करने की, और केमिस्ट्री में ये बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट पोस्टुलेट को देखने से पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर इन एनर्जी डिफरेंसेस से हमको क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पे ये मिलता है कि हमको पता है कि E4 की एनर्जी सबसे ज्यादा, मतलब n = 4 की एनर्जी सबसे ज्यादा है।
E4 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई E3, फॉलोड बाई E2, फॉलोड बाई E1। इसको नोट डाउन करिए, E4 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई E3, फॉलोड बाई E2, फॉलोड बाई E1। लेकिन अगर हम दो स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो याद रखिएगा कि E2 माइनस E1 अगर करते हो आप, मतलब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अब हम एनर्जी की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, अब हम डिफरेंसेस का ऑर्डर निकाल रहे हैं। अगर हम E2 माइनस E1 करते हैं तो ये हमेशा E3 माइनस E2 से ज़्यादा होगा और ये हमेशा ज़्यादा होगा E4 माइनस E3 से। इसका सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किन दोनों के बीच में है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और यही रीज़न है कि डाउन द ग्रुप जाने पे, या हम ये बोल सकते हैं कि ये इंडिकेशन है कि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखो एक और फैक्ट आपको पता चला, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, रटिए नहीं। तो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। पोस्टुलेट जो बोर का था उसमें बोर ने ये बोला कि अगर किसी न्यूक्लियस के 3-4 ऑर्बिट्स हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से जंप करके इस वाली स्टेट तक जाना है, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट नाम बोलते हैं और इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट नाम देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जंप करके जाना है तो याद रखिएगा कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, जिसको हम लोग डेल्टा ई बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ये कभी चेंज नहीं हो सकती किसी भी एटम के लिए। ये था बोर का लास्ट पोस्टुलेट, जिसमें बोर ने ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो वो एक फिक्स्ड एनर्जी को कैरी करेंगे, एक फिक्स्ड एनर्जी को एमिट करेंगे। और इसी से हम लोगों ने एमिशन एक्साइटेशन फिनोमेनन के बारे में जानना शुरू किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोर्स के अलग अलग न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पोस्टुलेट्स को पढ़ते रहिए।